वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं अपर्णा और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की इस क्लास में संख्याओं के प्रकार के बारे में। नंबर सिस्टम का आगे का जो है हमारा टॉपिक है, आगे की क्लास है। क्लास हमारी पहले हो चुकी है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले है प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। अब क्या होते हैं, गणना या कैलकुलेशन में हम जिन भी संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं वो सब किस में आती हैं, प्राकृत संख्याएं में आती हैं। किस में आती हैं, प्राकृत संख्याएं में। इन कैसे, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं हैं वो सब किस में आएंगी, प्राकृत संख्याओं में आएंगी। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हम गणना कर रहे हैं तो उसमें प्रयोग होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सब किस में आ जाएंगी, प्राकृत संख्याओं में आ जाएंगी। इनकी शुरुआत होती है 1 से शुरू होंगी। कहां से शुरू होंगी, 1 2 3 4। लेकिन प्राकृत संख्याओं या नेचुरल नंबर जो है उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता। अभी जीरो कहाँ आता है, जीरो आपका आता है पूर्ण संख्या या होल नंबर में। अब पूर्ण संख्याएं क्या है, कोई आपसे पूछे तो अगर प्राकृत संख्या में आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो, प्राकृत संख्या में अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो तो वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई या होल नंबर हो गया। ठीक, प्राकृत संख्या क्या, जिसमें जब भी कैलकुलेशन में जो भी संख्या यूज हो रही है जो 1 से शुरू हो रही है इनफाइनाइट तक, प्राकृत संख्याएं क्या है, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। पूर्ण संख्या वो जिसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ जब जीरो को भी हम इंक्लूड कर लें। अब चलिए पढ़ते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इसे आई से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, आई से करेंगे। अब ये होते क्या है, आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिए। प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लीजिए और इन प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक संख्या है, उसको भी ले लीजिए। नहीं समझ आया, देखिए पहले मैंने क्या कहा, प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, मतलब फिर क्या कहा, जीरो को भी इंक्लूड कर लीजिए। फिर मैंने क्या कहा, इन प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान भी लिख लीजिए। मतलब अगर 1 है तो इसका ऋणात्मक मान आप क्या लिख सकते हो, -1, 2 का -2, 3 का -3, ये सब हो सकता है। ये किस में आएगा, पूर्णांक या इंटीजर में आएगा। यानी इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, जीरो आएगा और नेचुरल नंबर का जो ऋणात्मक मान या ऋणात्मक संख्या है वो भी इंक्लूडेड होंगी। अब पढ़ते हैं सम संख्या या इवन नंबर्स के बारे में। अच्छा, इस तरह से सवाल आते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पॉइंट टू पॉइंट इसी तरह सेम क्वेश्चन बनते हैं कि आपको सेट ऑफ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 4, यानी इस तरह के मान लीजिए 3 ऑप्शन आपको दे दिए और इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सी जो है प्राकृत संख्या है। तो आप ऐसा नहीं है कि देख के इसको टिक मार दो, नहीं, आपको ये देखना होगा। तो ये चीज जो है इसको आप नोट करिए, सब इंपॉर्टेंट है। अब सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या इवन नंबर आपने पढ़ा भी होगा, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से विभाज्य हो, वो सम संख्याएं या इवन नंबर होती है। कौन कौन सी अब सम संख्याएं हैं, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक, विषम संख्याएं ऑड नंबर क्या है, जो 2 से विभाजित ना होती हो। कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे 3 5 7 फिर 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। 2 से विभाज्य हो रही है, नहीं हो रही। बहुत सिंपल है, आपको जो जो मैंने बोलना है, जो भी मैंने बोला है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आप सुन लीजिए, उसके बाद उसको आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए पढ़ते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में। अब भाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। बस सुनिएगा अभी, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या में रखी जाती है, और अभाज्य में वो जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो मतलब एक तो वो स्वयं हो अपने और दूसरा 1 हो। जैसे आप 2 नंबर को ही ले लीजिए, 2 को ले लीजिए,
तो 2 के आप गुणनखंड अगर करें तो क्या आएगा, 1 और 2 ही तो आएगा ना। और किसी टेबल में आप इसको देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, और किसी जो है संख्या की टेबल में आप देख रहे हैं कि 2 आ रहा, नहीं आ रहा ना। इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, यानी 1 और 2, यही हो जाएगा। अब आप 4 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, तो 1 की टेबल पढ़िए, 4 आएगा, आएगा 4 बार जाएगा। 2 की टेबल पढ़िए, आ रहा है, 2 हो गया। अब 4 की टेबल पढ़िए, खुद 4 आ रहा है, यानी 4 के कितने फैक्टर हो गए, यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, और 2 के कितने हैं, 2 ही हैं। तो इस तरह 4 किस में आएगा, भाज्य संख्या में आएगा, और 2 किस में आएगा, अभाज्य में आएगा। यानी अभाज्य संख्याएं वे जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो वो स्वयं और दूसरा 1, और भाज्य संख्याएं वो अभाज्य हो गई, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड है वो अभाज्य हो गई, एक तो स्वयं होंगी और दूसरा 1। और भाज्य संख्या क्या, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। एग्जाम्पल में आप 4 ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। 6 को किस तरह देख लीजिए, 6 को भी, अब 6 का करिए। अब 1 तो सभी की टेबल में आ रहा है, तो 1 तो आप लिख ही लीजिए। अब ये किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, हाँ 3 टाइम्स जा रहा है, 3 में आ रहा है, आ रहा है, फिर किस में आ रहा है, 4 में नहीं आ रहा, 5 में नहीं आ रहा, फिर 6 में खुद आ रहा है। तो इसके 4 फैक्टर ऐसे हो गए ना। तो इस तरह हम समझ सकते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं को। नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बचपन में छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या वे हैं जिन्हें कभी कभी अगर आपसे जो है पूछ लिया जाए कि परिमेय संख्या कौन सी है और 4 ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये दिमाग में रहेगा, तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो वो संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, और Q 0 नहीं होगा, मतलब जैसे 1/2 P/Q के रूप में लिख सकते हो, पूर्णांक है, और Q यहाँ पे 0 भी नहीं है। अब अपरिमेय संख्या क्या है, अब जब परिमेय जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो अपरिमेय मतलब जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पे भी जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। कैसे, इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया √2, √3 या √7, इस तरह के जो भी हैं वो किस में आएंगे, आपकी अपरिमेय संख्या में आएंगी। वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए। अब देखिए, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इससे क्वेश्चन आता है, आए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा ज़्यादा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं क्या हैं, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती यानी सक्सेसर नंबर क्या होता है। देखिए, उत्तरवर्ती, उत्तर मतलब क्या, जैसे कोई संख्या आ रही है उसके बाद का अगला, उत्तर मतलब अगला। तो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या सक्सेसर नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, किसी भी प्राकृत संख्या के बाद जो उसकी अगली आने वाली संख्या है, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या के अगली जो संख्या है उसे उसकी उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, परवर्ती। परवर्ती संख्या क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, जैसे मान लिया मैंने कि 13 आपको दिया और पूछा गया कि इसकी उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या बताओ, तो ये प्राकृत संख्या है। मैंने क्या बताया उत्तरवर्ती की डेफिनेशन, किसी भी प्राकृत संख्या के अगली संख्या, तो 13 की अगली संख्या क्या होगी, 13 के बाद क्या आता है, आप +1 कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। तो उत्तरवर्ती, परवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं कोई पूछे तो क्या है, उसकी अगली आने वाली संख्या ही उसकी परवर्ती संख्या होगी। अब उसी का जस्ट आप उल्टा कर दो, पूर्ववर्ती, क्या लिखा है, पूर्ववर्ती संख्या, यहाँ क्या लिखा है, पूर्व, पूर्व मतलब पहले। अब कोई संख्या दे दी गई, यही 13 दे दी गई आपको,
अब पूछा गया कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या बता दो। पूर्व मतलब पहला, अनु मतलब बाद का। तो अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो आप 13 की कोई पूछे तो आप 13 में से क्या है या किसी भी संख्या में से एक माइनस कर दोगे, जो आएगा वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। इजी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें उत्तरवर्ती का नाम भी पूछ लिया कि क्या होता है, या ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पूरा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 5000 दे दिया, आपको एक संख्या दे दी गई 5000 और आपसे पूछते हैं कि इसकी अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताओ, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताओ। क्या पूछा गया कि 5000 की अनुवर्ती संख्या बताओ और पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो आप क्या बताएंगे? अनु मतलब एक बात का, यानी 5000 में आपको एक क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो कितना आ जाएगा? 5001। और पूर्ववर्ती मतलब पहले का, पूर्व पहले का। तो आप क्या करेंगे? 5000 में से एक माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बहुत परेशान मत होइए, बस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते जाइए, फिर आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे तो जितना भी डाउट अगर अभी रह गया तो तब क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया आप लोग को। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। हम लोग कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करिए। हम लोग कल मिलते हैं। नमस्कार।